नवनीत चुग साहब, जिस तरह से इस हिंसा के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों के जरिए एक तरह से जस्टिफिकेशन की कोशिश की है हिंसा को, उसे लेकर इस वक्त अमेरिका में क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? इवांका ट्रंप का आप ट्वीट देखिए, वो तो एक तरह से इन हिंसक प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का देशभक्त ठहराने में लगी हुई थी। बाद में उनको एहसास हुआ या फिर उनकी आलोचना हुई, उसकी वजह से उन्होंने ट्वीट डिलीट किया और फिर हिंसा की निंदा की। देखो 74 मिलियन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाली है। ठीक है, उनको फिक्र है 2044 का कि वाइट्स माइनॉरिटी में बन जाएंगे। उनको फिक्र है कि उनकी जॉब्स जा रही हैं, चाइना में जा रही हैं, और डेमोक्रेट्स जो है साइड पे, कंट्री के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वो ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पर 74 मिलियन में से सिर्फ 30,000 गए ना आज वायलेंस करने के लिए। जी। और हर सोसाइटी में। नवनीत चुग साहब, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी अपडेट इस वक्त अमेरिका से आ रही है। ये जो हिंसा हुई है, ये जो विद्रोह हुआ है, और इस हिंसा से आहत अश्वेत खिलाड़ी अब सामने आ रहे हैं, बहुत ही भावुक नजर आ रहे हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं मैल्कम ब्रॉगडन, उनका बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ब्लैक ऐसा करते तो नरसंहार हो जाता। वहीं दूसरे अश्वेत खिलाड़ी जिमी बटलर ने कहा है कि आज दो अलग अलग अमेरिका हमें नजर आ रहे हैं। तो अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, क्या ये बयान ये साबित करने के लिए काफी हैं कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच खाई कितनी चौड़ी हो सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये खाई और गहरी हुई? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सभी बात यह है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द डेमोक्रेट्स। देखिए, जहाँ तक सोसाइटी का सवाल है, ये रेसिज्म वहाँ बिल्कुल खुल के सामने नजर आती है, और पिछले साल 2 साल में तो इसका बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्टेशन हुआ है। जिस तरह से आपकी वो ब्लैक लाइफ मैटर्स कैंपेन हुई, या पिछले ट्रम्प के गवर्नेंस के दौरान में जो ये खाई है और भी ज्यादा बढ़ी है। तो ये सोसाइटी की डिवीजन काफी समय से चल रही है, लेकिन इसका वहाँ की डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है उस पे एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे कोई ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ था, जो अब ट्रम्प की हरकतों से होने वाला है या हो चुका है। तो ये मान के चलिए कि जो ट्रम्प अब कर रहे हैं या जो रिपब्लिकन अब कर रहे हैं, ये एक प्योर पॉलिटिकल डिवाइड या सोशल डिवाइड नहीं है। ये पूरी गवर्नेंस के सिस्टम को चैलेंज करती है, और ये आने वाले वक्त में अगर अमेरिका डेमोक्रेटिकली कमजोर हो जाता है तो इसका पूरा असर ना सिर्फ अमेरिका पे पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व पे इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व में इसके नतीजे देखने, निश्चित तौर पर ये आशंकाएं तो जहन में आती ही हैं। जी द्विवेदी साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप किस तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं सिचुएशन को? और इस वक्त देखिए 2 स्थितियां नजर आ रही हैं, या तो इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, या फिर सेक्शन 25 का इस्तेमाल करते हुए माइक पेंस जो हैं उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाए, और जितने भी दिन बचे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के, वो राष्ट्रपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालें। इन 2 में से कौन सी संभावना आपको प्रबल नजर आ रही है सर? देखो, रिपब्लिक पार्टी के अंदर भी जो है वो अलग अलग तबके हैं, कुछ लिबरल है, कुछ डाई हार्ड हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक रेड लाइन होती है, वो रेड लाइन अभी आ चुकी है। इस रेड लाइन से आगे नहीं जाएंगे। जहां तक उन्होंने साथ देना था ट्रंप का, वो साथ दे दिया। अभी इसके आगे जो है इस पर देश के लिए बहुत ही नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये चेक और बैलेंस हो जाएगा, और इसको। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं ना सर, इसलिए ये बात जो है ये समझ में नहीं आती कि कहां जाकर वो रुकेंगे, किस हद तक वो रुकेंगे। इससे पहले भी जब उनके बयानात सामने आते थे, एक्सट्रीम बयान सामने आते थे, तो हम लोग यही कहते थे कि देखिए कहां तक पहुंच गए, और आज ये हो गया अमेरिका में। अभी मेरा लगता है कि ये रेड लाइन आ चुकी है। इसके आगे जो स्थिति है उसके आगे नहीं जाने दी जाएगी, क्योंकि अमेरिका में बहुत बुद्धिजीव हैं। ये जो अभी उनके सपोर्टर हैं ये इतने जागरूक नहीं है, इनका बहुत नैरो विजन है। मुझे लगता है कि अभी जो हो सकती है, या माइक है सारे बात तौर पर आ सकते हैं, तो 25 अंदर और आप तो करें पब्लिक पार्टी कौन चाहेंगे इसका इतना नुकसान। और मुझे लगता है कि है अब में आएगी
जी द्विवेदी साहब, कुछ ऑडियो में आपके प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस वक्त हम कुछ अहम तस्वीरें अमेरिका की, कुछ बेहद अहम तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, जिससे अंदाजा लगेगा कि अमेरिका में विद्रोह किस हद तक हुआ है। कैपिटल हिल में सीनेटर्स के जो कमरे थे, उनकी क्या हालत की है प्रदर्शनकारियों ने, किस तरह से हिंसा पर आमादा भीड़ ने अमेरिकी संसद के अंदर घुसकर तबाही मचाई है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नवनीत चुग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चुग साहब, आपके पास कैलिफोर्निया में क्या-क्या रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं? वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू तामील करने के बाद, इमरजेंसी लगाने के बाद हालात क्या काबू में आ गए हैं या अभी भी विद्रोह जारी है? बिल्कुल हालात ठीक हो गए हैं। कर्फ्यू के लगने के बाद काफ़ी जनता वहाँ से चली गई थी, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल से। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया और अभी पिछले 5 घंटे से लगे हुए हैं बैलेट काउंट करने में। ये प्रोसीजरल काम होता है। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और सेनेट के इंचार्ज थे, उन्होंने ये सब काम 45 मिनट्स में, 45 मिनट में ख़त्म कर दिया था। और आज ये रिपब्लिकन्स को आज सारा दिन लग रहा है और रात, सारी रात लगेगी। पर अगले 2-3 घंटे में सब इलेक्टोरल बैलेट्स दोबारा काउंट हो जाएंगे और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ठीक है नवनीत चुग साहब बिल्कुल हमारे साथ बने रहे। इस बीच अमेरिका में ये जो विद्रोह हुआ है, इस पर एक और बड़ा खुलासा हमारे सामने है। इजरायली पत्रकार ने 21 दिसंबर को ही एक बड़ा खुलासा किया था। वो खुलासा क्या था? 6 जनवरी को ट्रंप के समर्थक संसद पर हमला करेंगे, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। हथियारों से लैस ट्रंप समर्थक संसद पर हमला करेंगे, ये एरिक कोवलर ने कहा था। 6 जनवरी को ट्रंप के ऑर्डर पर हमला होगा, ये एरिक कोवलर ने पहले ही कह दिया था। ये अपने आप में देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बात के आसार तो थे, लेकिन एग्जैक्ट डेट के साथ ये कहना कि संसद पर हमला बोला जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। इजरायली पत्रकार ने 21 दिसंबर को ही ये खुलासा कर दिया था कि 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संसद पर हमला करने जा रहे हैं। नवनीत चुग साहब, आसार तो पहले से थे ही, लेकिन इस तरह का कोई काम होगा, इस तरह से संसद पर अटैक कर दिया जाएगा, बिल्कुल स्पेसिफिकली तारीख के साथ ये बताना कि संसद पर अटैक करने जा रहे हैं, ये बात आपको चौंकाती है क्या? हाँ, बिल्कुल चौंकाती है। पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके लड़कों और उनके बच्चों का और उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कई सालों से इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम हारेंगे तो हमारे साथ फ्रॉड होगा और तैयार रहना। टीवी पे उनको कई बारी लोगों ने बोला कि ऐसे मत बोलो कि तुम वायलेंस को इंसाइट कर रहे हो, लोगों को उछाल रहे हो। और वो बोलते थे नहीं, मैं नहीं बिल्कुल उछाल रहा, पर सबको तैयार रहना चाहिए। सो ये बात तो कई बारी कह चुके हैं। और परसों उन्होंने टीवी पे और ट्विटर पे अनाउंस किया कि वॉशिंग्टन डीसी आओ। ये बहुत गलत बात है। अगर थोड़ा सा टाइम और रैली में भी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि शक्ति दिखाने का वक्त है ये। हाँ बिल्कुल, और अगर थोड़ा और टाइम होता तो ये दोबारा इम्पीच हो जाते। पर उनको भी मालूम है कि अब ये 2 हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला है, तो जो करना है कर लो। गुंडागर्दी है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। अचल मल्होत्रा साहब, अब इस स्थिति से अमेरिका कैसे उभरेगा? इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके सामने? बिल्कुल समीर, जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस समय जो अमेरिकन पॉपुलेशन, जो अमेरिकन सोसाइटी जो डिवाइड है जी, उसको किस तरह से नैरो किया जाए, चाहे वो रेसिस्ट डिवाइड हो, चाहे वो पॉलिटिकल डिवाइड हो। और इन सब को साथ लेकर, एक साथ लेकर एक जो अमेरिकन ग्लोबल और डोमेस्टिक एजेंडा है, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। उनके पास सबसे पहले तो कोविड-19 से निपटने का चैलेंज है, उसके बाद जियोपॉलिटिकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चाइना का एग्रेशन है और बहुत सी चीजें हैं। कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन जो ट्रंप सरकार के दौरान लिए गए थे, बिल्कुल। शायद उनके रिवर्सल की भी बात है। शायद वो वापस नेशनलिज्म से थोड़ा हटकर मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़ने की दिशा में कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।